स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से पॉलिटी सब्जेक्ट के बारे में कि पॉलिटी सब्जेक्ट को हमें किस तरीके से कैरी आउट करना है, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पे मोर फोकस है उसको हमें रखना है जिससे कि हमारा जो ओवरऑल स्कोर है वो यहाँ पे इम्प्रूव हो सके। उन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो आप देखिए कि जब भी किसी सब्जेक्ट के बारे में आप रीड करते हो, कभी जब भी किसी सब्जेक्ट को इस तरीके से स्ट्रेटजाइज है वो कैरी आउट करते हो, एक तो स्ट्रेटजी का जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेटजी का क्या इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट्स, कि हमें इस तरीके से क्यों स्ट्रेटजाइज करते हैं। अब देखिए कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पे। एक आईपीएल अगर आप मैच देखते हो, आईपीएल बेसिकली क्रिकेट के अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए ये जो आईपीएल है इसके अंदर में बेसिकली एक टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स के दो पर्सन हैं, एक न्यूजीलैंड के जो एक्स कैप्टन है, न्यूजीलैंड के कैप्टन है, उनका नाम है स्टेफन फ्लेमिंग। और आप देखिए कि हमारे जो फॉर्मर जो कैप्टन रहे हैं इंडियन टीम के, एमएस धोनी, वो आपको कंटिन्यूस स्ट्रेटजाइज करते हुए दिखेंगे। कंटिन्यूस उनके द्वारा जो स्ट्रेटजी है उसको कैरी आउट किया जाता है। इवन आप देखिए कि कोई मैच है जिसके अंदर में 2 ओवर्स का गेम बचा है, 2 ओवर्स का गेम है वहाँ पे बचा हुआ है, और कंप्लीटली जो सीएसके है, चेन्नई सुपर किंग्स है, उनके कंप्लीटली आउट ऑफ द हैंड है वो मैच उस समय में। तो उस समय भी उनके द्वारा जो स्ट्रेटजी है वो प्रिपेयर की जाती है, कुछ ना कुछ स्ट्रेटजाइज वो करते रहेंगे। तो स्ट्रेटजी का एक इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट्स हर एक एग्जाम के अंदर में, हर एक डोमेन के अंदर में। आपको किसी भी सब्जेक्ट के अंदर इम्प्रूव करना है तो इस तरीके से अपना जो एक स्ट्रेटजी है उसको कैरी आउट करना होगा कि कौन से एरियाज हैं जहाँ पे हमें मोर फोकस करना है, किस तरीके का जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है, कैसे स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं। आप देखिए कि आप सपोज कीजिए आप पॉलिटी को रीड करते हो, और जब भी हम पॉलिटी को रीड करते हैं स्टूडेंट्स, हम काफ़ी सारे जो केसेज हैं उनके बारे में रीड करते हैं। सबसे फेमस केस के बारे में अगर हम बात करें तो केशवानंदा भारती केस है, उसके बारे में आप रीड करे होंगे आपने, 1973 का वो केस है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे केस हैं जो आपको पॉलिटी का जो काफ़ी फेमस बुक है, मैक्सिमम एस्पिरेंट्स के द्वारा रीड की जाती है, एम लक्ष्मीकांत का जो किताब है। तो आप देखिए कि उस किताब के अंदर में काफ़ी सारे जो केसेज हैं उसके बारे में मेंशन है, जैसे कि ऑर्डिनेंस के पर्सपेक्टिव से कूपर केस है, ऑर्डिनेंस के पर्सपेक्टिव। इसके अलावा आप देखिए कि एसआर बोमई है, एन नागराज केस है। ऐसे काफ़ी सारे जो केसेज हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं जब भी हम पॉलिटी सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करते हैं या रीड करते हैं। तो क्या केसेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं? क्या कभी यूपीएससी ने इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे हैं लास्ट 10 ईयर के अंदर में कि किसी केस को यहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि जो नवतेज सिंह जौहर केस है वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया हो यूपीएससी के द्वारा? तो ये आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलेगा कि इस तरीके से हमें रीड करना है या नहीं रीड करना है। केसेज आपके एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि आपको मेंस का जब भी आप आंसर लिखोगे, मेंस के आंसर के अंदर में उस केस को आपको कोट करना जरूरी है स्टूडेंट्स। पर प्रीलिम्स के अंदर में ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, लास्ट टाइम एक 2017 के अंदर में एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था स्टूडेंट्स। और कमेटी स्टेज के बारे में अगर हम बात करें, काफ़ी सारा जो कमेटी है वो आप करंट अफेयर के अंदर भी रीड करते हो स्टूडेंट्स। जैसे कि करंट अफेयर के अंदर हम बात करें तो रिसेंटली वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूज़ के अंदर में है। वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूज़ के अंदर है। तो आप देखिए कि वन नेशन वन इलेक्शन की रिगार्डिंग में हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं उनका लीडरशिप के अंदर में एक कमेटी बना है जिसे हम रामनाथ कोविंद पैनल के रूप से भी जानते हैं। तो रामनाथ कोविंद पैनल के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा जाता है ऐसा कोई कमेटी के बारे में। तो आप देखिए कि 2016 का जो प्रीलिम्स था उसके अंदर में एक कमेटी के बारे में क्वेश्चन था, और कमेटी भी वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में था वेस्टर्न घाट के पर्सपेक्टिव से। तो ये सब जो आपको अंडरस्टैंडिंग है किसी एक सब्जेक्ट के बारे में वो पीवाईक्यूज के थ्रू में आपको डेवलप होगा स्टूडेंट्स। इस वजह से कहा जाता है कि जो पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, मिनिमम आपको 10 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आपको काफ़ी अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर में अगर 4 स्टेटमेंट्स भी हैं तो क्या क्या मेंशन है, किसके रिगार्डिंग में है, और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, आपको किस तरीके से रीड करना है। जैसे कि आप देखिए कि प्रीलिम्स 2023 के बारे में हम डिस्कस करते हैं, वहाँ पे एक हिस्ट्री के रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा गया था। हिस्ट्री के रिगार्डिंग में क्वेश्चन ये था कि बेसिकली जो स्तूपा का जो कॉन्सेप्ट है, स्तूपा का जो कॉन्सेप्ट है वो बुद्धिज्म से पहले हुआ करता था या बुद्धिज्म के बाद में ये पीक के ऊपर आया है। तो आप देखिए कि स्तूपा तो बेसिकली बुद्धिज्म से पहले भी एग्जिस्ट हुआ करते थे। ये एनसीईआरटी के अंदर में एक लाइन है वो मेंशन है।
तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एक सब्जेक्ट है, जैसे वो न्यूज़ के अंदर में आया, जैसे कि सब्जेक्ट का बात की हम यहाँ पे सती प्रथा है, सती का जो कॉन्सेप्ट था उसके बारे में पूछ लिया गया। तो वहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा क्या 1828 या 29 के समय में जो सती का अबोलिशन एक्ट एग्जिस्टेंस में आया, तो क्या उसके बाद में जो सती का जो कॉन्सेप्ट है वो कम्प्लीटली अबोलिश हो गया था इंडिया के अंदर या नहीं हुआ था? क्योंकि स्टूडेंट्स आपको 1989 के समय में इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस के बाद में भी एक सती का जो केस है वो देखने के लिए मिलता है। रूप कंवर का एक केस है 1989 के समय में, जब सती का जो इंसिडेंट है वो सामने आया था, इवन आफ्टर द 30-40 ईयर्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस के बाद भी। तो इस तरीके से एनसीईआरटी में किस तरीके का लाइन्स से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, क्या केस के बारे में हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, कोई पैनल है, कोई कमेटी है वो न्यूज़ के अंदर है तो उसके बारे में हमें रीड करना है या नहीं करना है, जो फैक्चुअल बेस्ड नॉलेज के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे, उसके बारे में आपको जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा वो पीवाईक्यूज के एनालिसिस के थ्रू ही डेवलप होगा स्टूडेंट्स। सपोज कीजिए हम इन्वायरमेंट के बारे में यहाँ पे लिटिल बिट 1-2 क्वेश्चंस को रीड करते हैं। आप देखिए कि इन्वायरमेंट के बारे में जब भी आप रीड करते हो मैक्सिमम हम प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में रीड करते हैं। सपोज कीजिए ये कोई प्रोटेक्टेड एरिया है, ये कोई नेशनल पार्क है। अब नेशनल पार्क के रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आप 2-3 क्वेश्चंस को यहाँ पे एनालिसिस करोगे। सपोज कीजिए कि ये यहाँ पे केरल के अंदर में इडुक्की का जो एरिया है, इडुक्की का जो एरिया है जो कि हाईलैंड के अंदर में सिचुएटेड है, वहाँ पे लैंडस्लाइड भी काफ़ी बार देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क सिचुएटेड है इडुक्की के अंदर में? इराविकुलम नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क सिचुएटेड है। कौन सा जो स्पीसीज है उसका डोमिनेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है? आप देखिए कि जो नीलगिरी तहर है उसका डोमिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब ये नीलगिरी जो तहर है वो कौन से स्टेट का स्टेट एनिमल है स्टूडेंट्स? तमिलनाडु का स्टेट एनिमल आपको देखने के लिए मिलता है। केरला के अंदर में सिचुएटेड है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर में इराविकुलम नेशनल पार्क। अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछ लिए जाएंगे? कोई नेशनल पार्क का डोमिनेटेड स्पीशीज है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। नेशनल पार्क से कोई रिवर फ्लो करता है, वैसे भी क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं क्या स्टूडेंट्स? तो आप देखिए 2014-15 के समय में 2014-15 के समय में एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से। क्वेश्चन ये था कि बेसिकली जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड के अंदर में, वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया कि उसके अंदर में कौन सा रिवर है। आप देखिए कि वहाँ जो रामगंगा नाम का जो नदी है, रामगंगा नाम का जो रिवर है वो फ्लो करता है। इसके अलावा 2020 के समय एक क्वेश्चन पूछा गया था डेजर्ट नेशनल पार्क के रिगार्डिंग में। 2020 के समय में प्रीलिम्स में ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था, जो डेजर्ट नेशनल पार्क है जो कहाँ पे है, राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है, और यहाँ पे कौन सा स्पीसीज है उसका डोमिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जिसको कि हम गोडावन के रूप से भी जानते हैं। तो आप देखिए कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का स्टेट जो बर्ड है के रूप से उसको डिक्लेयर किया गया है, और ये काफ़ी ज़्यादा इसके जो कंजर्वेशन इफर्ट्स है उसकी वजह से न्यूज़ के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो 2020 का उस प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक स्टेटमेंट ये था कि जो डेजर्ट नेशनल पार्क है वो बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है या 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में, उसका जो जोग्राफिकल एरिया है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, उस समय में जो डेजर्ट नेशनल पार्क है वो न्यूज़ के अंदर में था स्टूडेंट। तो करंट अफेयर से रिलेटेड करते हुए स्टैटिक पार्ट का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछ लिया गया है। ऐसा आपको पॉलिटी के अंदर भी देखने के लिए मिलता है, जैसे कि हम बात करें जुडिशियल जजमेंट के बारे में। तो आप देखिए कि जुडिशियल जजमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आज या कल का जो न्यूज़ है, आज देखिए कि हमारा जो 16 फरवरी का जो डे है, तो आज ही के दिन न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन था जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है जो गवर्नमेंट के द्वारा 2019 के समय प्रपोज किया गया था पॉलिटिकल फंडिंग के पर्सपेक्टिव से। तो इलेक्टोरल जो बॉन्ड स्कीम है उसको बेसिकली क्या किया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाएगा आर्टिकल 19 के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने जजमेंट के अंदर में जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 का जो क्लोज ए का जो सेक्शन ए है उसके अंदर में क्वेश्चन पूछ लिया गया राइट टू इन्फॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से। तो ऐसे आपका जो कोई जजमेंट है, कोई करंट अफेयर के अंदर टॉपिक है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपका जो कंप्लीट जो अंडरस्टैंडिंग है, जो स्ट्रेटजाइज इस तरीके से आपको करना है एनालिटिकल वे के अंदर में हर एक सब्जेक्ट के बारे में, कहाँ पे मेंशन है, क्या वो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है या नहीं है, कौन सा सब्जेक्ट आपको बुक आपको रेफ़र करना है। वैसे तो अब समय नहीं है, कोई भी न्यू बुक को रेफ़र करने का जो समय है वो प्रेजेंट समय में नहीं है। हम यहाँ पे मोर फोकस एरियाज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमारा यहाँ पे बेसिकली जो स्कोर है उसको हमें इम्प्रूव करना है।
हमें स्कोर को यहाँ पे इम्प्रूव करना है। आप देखिए कि आपके पास एवरेज जो है 100 डेज का जो समय है वो बचा है प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के अंदर में। 100 डेज के अंदर में आप कोई नया बुक है उसको रेफर नहीं कर सकते हो। सबसे पहले हम एक कॉमन स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करते हैं। हर एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में आपको ये कॉमन स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करना है। सपोज कीजिए कॉमन स्ट्रेटजी हमारा क्या है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का एक एवरेज वेटेज है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। वैसे आप देखिए कि यूपीएससी के अंदर जो एवरेज वेटेज है वो यहाँ पे वेरी करेगा, कभी भी एक सिमिलर वेटेज है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। एवरेज वेटेज मीन्स कितने क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं उस सब्जेक्ट से। तो सपोज करिए हम जब भी यूपीएससी के बारे में रीड करते हैं स्टूडेंट्स, यूपीएससी के अंदर में जो आपको यू वर्ड है वो बेसिकली अनप्रेडिक्टेबिलिटी है उसको शो करता है। इसको आपको प्रेडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट वेरिएशन के थ्रू में आप एक कॉमन एवरेज है उसको यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो। आप देखिए कि पॉलिटी के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो आपको मिनिमम आपको 8 to 10 क्वेश्चन हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। मिनिमम 8 to 10 क्वेश्चन और मैक्सिमम 14 to 15 है। हो सकता है कि आपका यहाँ पे लक आपका फेवर हो एग्जाम के अंदर में, तो ये यहाँ पे इम्प्रूव होके 20 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। किसी साल 20 क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाएँ यहाँ पे पॉलिटी सब्जेक्ट के वाइज में। आप देखिए कि इसका वेरिएशन आपको इंस्टीट्यूशंस के पर्सपेक्टिव से भी देखने के लिए मिलेगा। तो यूपीएससी का जो कोचिंग्स कराते हैं जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे हमारा तो डिजिटल वे के अंदर है प्रेजेंट समय में, ऑफलाइन नहीं है स्टूडेंट्स, पर जो बिग इंस्टीट्यूशंस हैं जो बेसिकली ऑफलाइन के पर्सपेक्टिव से हैं, तो आप देखिए कि उनका भी यहाँ पे जो वेरिएशन है वो देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा पॉलिटी एंड आईआर है उसको मिक्स कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिया गया तो हो सकता है उसको करंट अफेयर के अंदर में ऐड कर लिया जाए किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा। तो ये वेरिएशन आपको इंस्टीट्यूशन वाइज भी देखने के लिए मिलेगा, बट ऑन द एवरेज आपको 8 to 10 क्वेश्चन है, मिनिमम 8 to 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैक्सिमम आप देखिए कि 12 to 14 क्वेश्चन है वो यहाँ से पॉलिटी के रिगार्डिंग में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आपको कौन कौन से एरियाज हैं जिसको फोकस करना है उसके बारे में तो हम रीड करेंगे, बट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कितना क्वेश्चंस हैं। अब आपका अगर सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट सपोज कीजिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अलावा आप देखिए कि पॉलिटी है, एंशंट आर्ट एंड कल्चर है, एंशंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, कोई भी सब्जेक्ट, तो उस सब्जेक्ट के अंदर अगर आपको 90% एफिशिएंसी को अचीव करना है। एफिशिएंसी किस तरीके से, सपोज कीजिए कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन पूछे गए तो आपके 4 क्वेश्चन, अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो 4 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए। अगर आपने काफ़ी ज़्यादा उस सब्जेक्ट को रीड किया है, टू मच आपको इंटरेस्ट है उसको रीड करने में, या आपने काफ़ी सारे टेस्ट पेपर्स का प्रैक्टिस किया है, बार बार उसको एनालिसिस किया है, रिवाइज किया है, अपने फ्रेंड्स के साथ में ग्रुप में उसको डिस्कस किया है, तो आपका इस तरीके का जो सब्जेक्ट वाइज एफिशिएंसी है वो ज़रूर से होना चाहिए। जब भी हम पॉलिटी के बारे में रीड करते हैं काफ़ी इजी है, काफ़ी इजी क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, बट आप देखिए कि 2-3 क्वेश्चंस ऐसे देखने के लिए मिलेंगे। सपोज कीजिए 10 क्वेश्चन पूछे गए यूपीएससी के द्वारा पॉलिटी से रिलेटेड, तो 7 क्वेश्चंस आपको इजी देखने के लिए मिलेंगे। 3-4 बॉडीज बता दी जाएंगी, कौन सा बॉडी है वो यहाँ पे बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछ लिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट है, ऐसे जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन के समय के जो डेवलपमेंट है उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया, वो बेसिकली आप मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट उसको मान सकते हो। तो ऐसे ही इजी क्वेश्चंस रहेंगे, बट आपको 2-3 क्वेश्चंस है वो टफ देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपने डिटेल में स्टडी किया है, डिटेल में एनालिसिस किया है, उसी समय में आपका वो वहाँ पे उस क्वेश्चन है वो करेक्ट होगा। तो उसी के रिगार्डिंग में अगर आपने कंप्लीट ईयर अगर आपने यहाँ पे पढ़ाई की है, वैसे तो आप देखिए कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के द्वारा 2 ही सब्जेक्ट्स को काफ़ी डिटेल के अंदर में प्रिपेयर किया जाता है, जिसको कि हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, एक एवरेज यूपीएससी एस्पिरेंट्स की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पे, और पॉलिटी सब्जेक्ट है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी को सबसे ज़्यादा यूपीएससी एस्पिरेंट्स के द्वारा रीड किया जाता है। अगर हम कंपेयर करें दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुआ, इकोनॉमी का पार्ट है वो इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे सबसे स्कोरिंग पार्ट है इकोनॉमी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आपको लिटिल बिट जो बेसिक का अंडरस्टैंडिंग है, बैंकिंग सेक्टर का जो बेसिक्स है या बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन सब एरियाज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, तो उस सब्जेक्ट के अंदर में आप अपना जो इम्प्रूवमेंट है वो कर सकते हो काफ़ी ज़्यादा। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एफिशिएंसी को अचीव जब ही करोगे जब आपने कम्प्लीटली स्टडी किया है, डिटेल से बुक को रीड किया है, बट हमें यहाँ पे मोर फोकस एरिया और एक कॉमन स्ट्रेटजी के बारे में फोकस करना है। तो आप देखिए कि सबसे पहले हम यहाँ पे एक फोकस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, कॉमन स्ट्रेटजी के बारे में जो आपको अप्रोच करनी है। सबसे पहले उस सब्जेक्ट का एवरेज वेटेज आपको पता होना चाहिए, या हमेशा आपके माइंड के अंदर होना चाहिए।
नेक्स्ट आपको उस सब्जेक्ट का जो एनसीईआरटीज हैं उनको रीड करना है। अब एनसीईआरटीज रीड करने लायक हैं या नहीं हैं, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कंप्लीट जाके 6th क्लास का जो एनसीईआरटी है उससे यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट करोगे। अगर आपको नहीं आता है फिर आप यहाँ पे अटैम्प्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको 6th का जो बेसिक थिंग्स है वो नहीं पता है, क्योंकि आपने अगर कंप्लीट साल में नहीं पढ़ाई की है, लास्ट 3 मंथ्स के लिए आप पढ़ रहे हो, तो फिर कोई मीनिंग नहीं है एग्ज़ाम देने का। वो कम्प्लीटली लक बाई बेस के लिए आप जा रहे हो। अगर आपको हार्ड वर्क करके ही पढ़ना है, पहले से जो चीज़ें हैं वो याद होनी चाहिए, जब ही आपका जो एग्ज़ाम है उसके अंदर में आप काफ़ी अच्छा जो प्रोग्रेस है वो करोगे। तो उस सब्जेक्ट का जो एनसीईआरटी है उनको आपको प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद में आप देखिए कि कोई एक बुक है जिसको आपको यहाँ पे रेफर करना है। अब ये बुक का कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जब भी हम पॉलिटी के बारे में रीड करते हैं तो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स के द्वारा जो किताब पढ़ी जाती है उसको हम एम लक्ष्मीकांत के रूप से जानते हैं, जो मैक्सिमम रीड की जाती हैं। बट इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारी किताबें हैं, जैसे पुरी सर का एक किताब आपको देखने के लिए मिलता है जो पॉलिटी के ही पर्सपेक्टिव से है। इसके अलावा देखिए कि डी बसु है, सुभाष कश्यप है, ऐसी किताबें हैं जिनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो वो सॉरी पता नहीं होना चाहिए, बेसिकली वो बुक्स हैं वो अभी आपको यहाँ पे रेफ़र करनी है। कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा वो बुक रेफ़र की जाती हैं, मैक्सिमम के द्वारा लक्ष्मीकांत यहाँ पे पढ़ा जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई एक बुक है जो आपने कंप्लीट ईयर रेफर की है, लास्ट 1 टू अटेम्प्ट, अगर आप सीनियर एस्पिरेंट हो तो लास्ट 1 टू अटेम्प्ट के अंदर में आपको रेफर की है, उसी बुक को आपको अंडरस्टैंड करना है, उसी को 4 to 5 टाइम्स आपको रिवाइज करना है। उस बुक को रीड करने के बाद में आप देखिए कि आपको पीवाईक्यूज को अंडरस्टैंड करना है। पीवाईक्यूज जो आपके बेसिकली इंपॉर्टेंट है, और पीवाईक्यूज के अलावा आप देखिए कि आपको यहाँ पे आपका जो टेस्ट पेपर्स हैं, तो ये एक बेसिक स्ट्रेटजी है। को 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर में आपको एनालिसिस करना है, और अगर आपको 5 पॉइंट यहाँ पे ऐड करना है तो आप रिवीजन का जो पॉइंट है उसको भी ऐड कर सकते हो, जो आपको हर एक सब्जेक्ट वाइज 4 to 5 टाइम्स, और रिवीजन हर एक सब चीज़ का रिवीजन आपको यहाँ पे पीवाईक्यू को भी बार बार याद करना है। आपको यहाँ पे जो टेस्ट पेपर्स हैं उनका भी रिवीजन करना है स्टूडेंट्स, उनको भी आपको याद होना चाहिए एंड ऑफ द डे। जितने भी टेस्ट पेपर्स आपने लगाए हैं, चाहे 4 पेपर्स लगाए हों, 5 पेपर्स यहाँ पे लगाए हों आपने एक सब्जेक्ट वाइज, हो सकता है कि आपके जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा हों, आपने यहाँ पे 10 सब्जेक्ट पेपर्स हैं जो लगाए गए हों यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट वाइज। तो इस तरीके से कॉमन स्ट्रेटजी है। चाहे अगर हम बात करें मॉडर्न इंडिया, सॉरी यहाँ पे आप एक करंट अफेयर का एक पार्ट और है स्टूडेंट्स, एक करंट अफेयर का पार्ट और है जिसके बारे में भी आपको ऐड करना है कि पॉलिटी के अंदर में जब भी हम रीड करते हैं, जैसे कि आप देखिए कि ये जो ईयर है 2000 हमारा जो 24 का जो ईयर है वो बेसिकली इलेक्शन ईयर है, और इस साल 17 लोकसभा का जो टेन्योर है वो भी कंप्लीट हुआ है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करंट अफेयर के अंदर में है इस साल में, जैसे कि एक डिप्टी स्पीकर का पोस्ट है, डिप्टी स्पीकर के रिगार्डिंग में पार्लियामेंट का क्या कन्वेंशन है कि अपोजिशन जो पार्टी है उससे रिलेटेड पर्सन है वो डिप्टी स्पीकर होना चाहिए। डिप्टी स्पीकर यहाँ पे इलेक्ट किया गया है, नहीं इलेक्ट किया गया है। तो ये कुछ एरियाज हैं जो आपको करंट अफेयर के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, आप देखिए कि अभी तो फरवरी का ही समय है, वो भी न्यूज़ के अंदर में है, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और भी काफ़ी सारे जो सब्जेक्ट्स के जो हर एक सेक्शन वाइज आपको जो टॉपिक्स हैं वो न्यूज़ के अंदर रहेंगे। जुडिशरी है, इलेक्शन प्रोसेस है, इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में क्या चेंज किया गया, वीवीपैट क्या है, नोटा का कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा जो डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स है जिसके रिगार्डिंग में जो लिली थॉमस केस है। तो ये बेसिक थिंग्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो आपके क्या एरियाज बने हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए आपको सबसे पहले एनसीईआरटी रीड करनी है, एनसीईआरटी के बाद में आपको बुक को रेफर करना है, बुक के बाद में आप देखिए कि आपको करंट अफेयर देखना है, करंट अफेयर के बाद में आपका जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू और टेस्ट पेपर्स, पीवाईक्यू और टेस्ट पेपर्स, और उसके बाद में आपको करना है इनका रिवीजन, मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन करना है जब भी आपको समय मिले। रिवीजन वो एरिया है स्टूडेंट्स, कभी भी इसको आपको यहाँ पे आउट ऑफ डोमेन नहीं रखना है, रेगुलरली रिवीजन कीजिए, चाहे करंट अफेयर में कुछ रीड किया हो, बुक के अंदर कुछ रीड किया हो, या एनसीईआरटी के अंदर में आपने कुछ भी रेफर किया हो, या टेस्ट पेपर के अंदर में कुछ लगाया गया हो। जब तक रिवीजन नहीं करोगे वो चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी, एग्जाम के अंदर में आपका जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट होगा। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पॉलिटी जो सब्जेक्ट है उसका जो मोर फोकस एरियाज हैं जिसको आपको फोकस करना है यहाँ पे, बेसिकली आप देखिए कि 2023 का पेपर आपने देखा होगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक प्रेसिडेंट इलेक्शन के रिगार्डिंग में भी क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट्स, और आप देखिए कि लास्ट टाइम जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है 2017 के समय कंडक्ट हुए थे, इस टाइम 2022 के समय कंडक्ट हुए हैं।
तो उस टाइम 2018 के अंदर भी जो प्रेसिडेंट का जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था वहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग में। तो ऐसे कुछ कॉमन पैरामीटर्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे जो एनालिसिस है, जो पॉलिटी सब्जेक्ट है, उसको अप्रोच करना है। सबसे पहले हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिएगा अगर आपको यहाँ पे कॉमन बताया जाए तो आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51A जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी हैं, ये आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट, चाहे प्रीलिम्स के बारे में बात करें या मेंस के बारे में। आर्टिकल 1 से लेकर 51A के बारे में क्यों बोले हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हाईली फोकस्ड एरिया है। यहाँ से आपको 2 to 3 क्वेश्चन हैं वो जरूर देखने के लिए मिलेंगे आपके एग्जाम के अंदर में, जरूर यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट्स। आर्टिकल 1 to 4 आप देखिए कि स्टेट्स एंड यूनियन के बारे में है। आर्टिकल 1 to 4 स्टेट एंड यूनियन के बारे में है। अब क्यों फोकस करना है इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे इंडिया डेट इज भारत का एक कंट्रोवर्सी है वो क्रिएट हुआ था। आप देखिए कि भारत वर्ड है जो इंडिया के द्वारा यूज किया गया था। फिर G20 का जो मीटिंग है उसके दौरान में यहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि ये वर्ड का जो ओरिजिन है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर डिबेट किस तरीके से था, ऐसा आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो आपको ये जो एरिया है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा एक अलायंस बनाया गया था जिसको हम इंडिया के रूप से जानते हैं। तो उस समय में ये जो कंट्रोवर्सी है वो क्रिएट हुआ था। यहाँ पे आपको जरूर से पता होना चाहिए कि अभी डिमांड भी है, जैसे कि लद्दाख के अंदर में डिमांड है कि उसको स्टेटहुड है वो दिया जाए। लद्दाख के अंदर डिमांड है उसको स्टेटहुड है उसका रिस्टोर किया जाए। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी वो डिमांड है रिस्टोरेशन के पर्सपेक्टिव से। और इसके अलावा लद्दाख का डिमांड ये भी है कि जो 6 शेड्यूल है, 6 शेड्यूल के रिगार्डिंग का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो तो वैसे 2023 के पेपर में भी पूछा गया था, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 के पर्सपेक्टिव से। तो आप देखिए कि शेड्यूल 6 के अंदर में जो स्टेट्स हैं आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है जो बेसिकली इसके अंदर में ऐड है। लद्दाख का डिमांड है कि हमको भी यहाँ पे ऐड किया जाए। तो यहाँ पे आपको बेसिक प्रोविजन पता होना चाहिए कि किसी भी यूनियन टेरिटरी को स्टेट के रूप से कब डिक्लेयर किया जाता है, कब उसको ऐड किया जाता है, क्या प्रोविजन है। आर्टिकल 4 के अंदर में स्टेट का बाइफर्केशन के पर्सपेक्टिव से क्या प्रोविजन है। तो ये एरिया वैसे भी आपको इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग में भी, और आप देखिए कि वैसे आपको कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। तो आर्टिकल 1 to 4 है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सिटीजनशिप के बारे में, आप देखिए कि सिटीजनशिप का आपको जो प्रोविजंस है वो देखने के लिए मिलेंगे 5 to 11 के अंदर में आर्टिकल में। तो आप देखिए कि यहाँ पे सिटीजनशिप जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, हमारे यहाँ पे जो सेंसस है उसको भी कंडक्ट करना है, सॉरी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, सेंसस को कंडक्ट करना है, उन सब की वजह से भी ये न्यूज़ के अंदर में था। तो ये वैसे भी आपको इसके बेसिक्स पता होने चाहिए कि सिटीजनशिप को गेन करने के कितने तरीके हैं। वो आपको 3 देखने के लिए मिलते हैं जिनको कि हम ब्रांड के रूप से जानते हैं। RTD है, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रीवेशन, जो बेसिकली यहाँ पे सिटीजनशिप को लॉस करने के तरीके हैं। और ये गेन करने के तरीके हैं, बर्थ है, रजिस्ट्रेशन है, एक्वायर ऑफ टेरिटरी, नेचुरलाइजेशन और डिसेंट के थ्रू में। तो ये आपको कुछ जो तरीके हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वहाँ पे रिलीजन के पर्सपेक्टिव से जो सिटीजनशिप देने की पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किया गया। और पार्लियामेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 11 के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आर्टिकल 11 के अंदर बताया गया है कि पार्लियामेंट को पावर है यहाँ पे सिटीजनशिप एक्ट के बारे में। तो ये सिटीजनशिप का पार्ट हुआ जो मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखिए कि सबसे हाईली फोकस एरिया आता है फंडामेंटल राइट का, इसको आपको फोकस करना ही है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35, आर्टिकल 12 जिसके अंदर स्टेट बताया गया है, फिर जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, फिर इक्वलिटी है। अब आप देखिए कि फंडामेंटल राइट से जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इस तरीके से क्वेश्चंस नहीं होंगे स्टूडेंट्स कि जो राइट टू इक्वलिटी है वो कहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस के बर्थ के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है वो कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आप देखिए कि यहाँ भी हमने रीड किया जो हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है उसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 19 का सेक्शन 1 क्लोज 1 को यहाँ पे रेफर किया गया है। उसके अंदर पूछ लिया गया राइट टू इन्फॉर्मेशन को मेंशन नहीं किया गया है, या राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो फंडामेंटल राइट है उसको फुलफिल नहीं करता है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, इसकी वजह से नल एंड वॉइड है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि राइट टू इन्फॉर्म, जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि राइट टू चूज, जो लाइफ पार्टनर को जो चूज करना है वो कौन सा फंडामेंटल राइट है उसका पार्ट है, राइट टू लाइफ का पार्ट है,
राइट टू डेप्रीवेशन, यहाँ पे डिटेंड करने का जो बेसिकली फंडामेंटल राइट है उसका पार्ट है, या आप देखिए कि राइट टू इक्वलिटी का पार्ट है, या हमारा जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ का जो रिलीजियस के रिगार्डिंग में जो राइट्स दिए गए हैं 25 से लेकर 28 के अंदर में डिफाइन किया गया है उसका ही पार्ट है। तो आपको वहाँ पे पता होना चाहिए कि आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ के पर्सपेक्टिव से है उसी के रिगार्डिंग में आप डिसीजन ले सकते हो अपने एक लाइफ पार्टनर के पर्सपेक्टिव से। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको अप्लाई बेस्ड नॉलेज के, जिसमें आपका नॉलेज है वो आपको अप्लाई करना है। राइट टू वोट का क्वेश्चन पूछ लिया गया था 2017 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर में राइट टू वोट के रिगार्डिंग में। उस साल हरियाणा का एक कंट्रोवर्सी हुआ था, राजबाला केस आपको देखने के लिए मिलता है। तो राइट टू वोट का क्वेश्चन था 2017 के अंदर में। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फंडामेंटल राइट के बाद में, आप देखिए कि आपको जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको आपको फोकस करना है। इसको क्यों फोकस करना है, अभी ये न्यूज़ के अंदर भी है पर ये बेसिकली मेंस के पर्सपेक्टिव से या पॉलिटी का ये बेसिक है, ये आपको याद होनी चाहिए, इनका कंप्लीट डिटेल आपको याद होना चाहिए, क्या क्या एक्सेप्शन है, किस तरीके से उसका एप्लीकेशन है, कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के अंदर मेंशन किया गया हो किसी को, तो उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप देखिए कि अभी रिसेंटली आर्टिकल 44 है वो न्यूज़ के अंदर में है, उत्तराखंड के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस किया गया है, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के बारे में बात की गई है। तो कौन से हमारे स्टेट के अंदर में ऑलरेडी यहाँ पे एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो आपको पता होना चाहिए गोवा के अंदर में है। गोवा को किस तरीके से ऐड किया गया आर्टिकल 1 to 4 के बारे में, जो यूनियन एंड स्टेट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि गोवा बेसिकली जो एज ए स्टेट है उसको कैसे ऐड किया गया था स्टूडेंट्स। इनिशियल फेज में वहाँ पे पोर्तुगीज को एक मिशन के थ्रू में वहाँ पे गोवा का लिबरेशन आपको देखने के लिए मिलता है, 1961 के थ्रू इसको ऐड किया गया था। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुआ स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे आपको गोवा के बारे में पता होना चाहिए कि गोवा को उस समय में यूनियन टेरिटरी के रूप में ऐड किया गया था, उस समय 1961 के समय में, जो गोवा लिबरेशन का समय है। उसके बाद में गोवा को जब स्टेटहुड जो ग्रांट किया गया वो कब किया गया स्टूडेंट्स, 1987 के समय में। कौन से स्टेट्स के साथ में किया गया था इसको जो स्टेटहुड डिमांड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, जो नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट हैं जिनको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था 1973 के समय में। तो उनको देखिए कि स्टेटहुड जब दिया गया तो इन 3 स्टेट्स को 1987 के समय दिया गया था। ये हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। आर्टिकल 1 to 4 के अंदर में कैसे जो स्टेट्स हैं वो इस्टेब्लिशमेंट में आए हैं, तो इस तरीके से कोरिलेट करते हुए आपको रीड करना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के अंदर में है। इसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो 51A के अंदर में मेंशन है। इन सभी ड्यूटीज़ के बारे में एक एक वर्ड के बारे में पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एजुकेशन जो वर्ड है उसको मेंशन किया गया है, फंडामेंटल राइट के अंदर किया गया है, डीपीएसपी के अंदर किया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर किया गया है। तो किसके अंदर किया गया है, ओनली 1 के अंदर में, ओनली 2 के अंदर में, ओनली 3 के अंदर में, या नन के अंदर में। तो आप देखिए कि यहाँ पे भी मेंशन है आर्टिकल 21A के अंडर में कौन सा केस है इसका, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना इसके केस के बारे में। डीपीएसपी आर्टिकल 45 के अंदर मेंशन किया गया है, डीपीएसपी के अंदर स्कूल एजुकेशन, अर्ली स्कूल एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से। और 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर भी एक प्रोविजन को ऐड किया गया था एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से। इनका जो एज का जो क्राइटेरिया है, कहाँ पे 0 to 6 मेंशन है, कहाँ पे 6 to 14 है, उसके बारे में मेंशन है। तो ये भी आपको ऐसे पता होना चाहिए। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक पार्ट हुआ, इसको तो आपको कवर करना ही है। आर्टिकल 1 से लेकर 51A तक, जो 51A को किसके थ्रू ऐड किया गया था, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन, 46 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज इस्टेब्लिशमेंट में आया। कौन से स्टेट से हमने लिया है, कौन से कंट्री से हमने ये जो प्रोविजन है उसको कैरी आउट किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। आप देखिए कि यूएसएसआर के अंदर में हुआ करता था फंडामेंटल ड्यूटी। और ये जो पॉइंट हमने रीड किया है कि कौन से लिया है, तो आप देखिए कि चैप्टर 3 लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर 3 है उसके अंदर में काफ़ी सारी जो टेबल्स हैं उनको डिफाइन किया गया है। तो उन टेबल्स को जाके रीड कीजिए, किस सब्जेक्ट्स किस कंट्री से हमने कौन सा प्रोविज़न है उसको यहाँ से कैरी किया है। जैसे कि इस साल गवर्नर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में है, पंजाब के द्वारा, वेस्ट बंगाल के द्वारा, केरला के द्वारा और तमिलनाडु के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अप्रोच किया गया था गवर्नर के पर्सपेक्टिव से। तो आप देखिए कि गवर्नर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में है। तो गवर्नर का प्रोविज़न आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंटर। इस प्रोविज़न को हमने
कनाडा के साथ में लिया है, और कनाडा भी न्यूज़ के अंदर में है। क्यों? इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस है वो लिटिल बिट बैड फेज के अंदर में गए हैं, उसकी वजह से। तो आप देखिए कि ऐसे आपको प्रिपेयर करोगे ना, जब आप डिटेल के अंदर में हर एक सब्जेक्ट को इंटरलिंक करते हुए एक के साथ में एक टॉपिक को, जब आपका यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा स्टूडेंट्स, तो ये प्रोविजंस आपको सबसे पहले याद करने हैं, उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है आपको देखना है, आपको यहाँ पे आर्टिकल 1 टू लेकर 51A तक का जो प्रोविजन है, इसको आप बहुत डिटेल के अंदर में रीड कीजिए। अब जो अर्ली पीरियड है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिमांड इस्टेब्लिश होने से पहले कैसे यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, कैसे लोगों का जो थिंकिंग है वो चेंज हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे जो रूल है उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो सब आपका मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट है, और आपका पॉलिटी का भी जो इनिशियल 1-2 चैप्टर्स के अंदर में लक्ष्मीकांत के अंदर भी बताया गया है। तो वो तो आपका काफ़ी कॉमन थिंग्स हैं, उनके बारे में तो आपको याद कर लेना, उनको अच्छे से 2-3 बार उनको रीड करोगे आपको याद हो जाएगा, अगर आपको नहीं है अभी तक आपने नहीं किया है। आप देखिए कि ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था 2023 के पेपर में कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्रिएट हुआ। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि चाय और चाइना के अलावा जो कंपनी का जो मोनोपोली है वो कब अबोलिश कर दिया गया था, 1813 में कर दिया गया था, एक्सेप्ट चाय और चाइना के अंदर में नहीं किया गया था। उसका अबोलिश कब किया गया? 1833 में, जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है वो क्रिएट किया गया था। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो वो बेसिक है, उसको याद करना है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट के अंदर में। नेक्स्ट पार्ट आप देखिए कि यूनियन के पर्सपेक्टिव से है, तो यूनियन के पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ पे प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल 72 है, ये काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर रहा है। यहाँ पे डेथ पेनल्टी के रिगार्डिंग में जो कैपिटल पनिशमेंट जो दिया जाता है, उसके रिगार्डिंग में जो पार्डन पावर है, तो ये पार्डन पावर वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसके जो डिफरेंट पार्ट है, रेमिशन का कॉन्सेप्ट है, बिल्किस बानो केस वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में था। उसके जो केसेज जरूर से प्रिपेयर करना कि जो प्रिजन से रिमूव करने के रिगार्डिंग में स्टेट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे वो रिफॉर्मेटिव जस्टिस का पार्ट होना चाहिए, कैसे हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको रिफॉर्म करना है। मलीमत कमेटी जो क्रिमिनल रिफॉर्म सिस्टम के पर्सपेक्टिव से, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिगार्डिंग ये न्यूज़ के अंदर में था सितंबर के समय में। तो उन सभी के बारे में आपको यहाँ पे रीड करना है, आर्टिकल 72 के बारे में प्रेसिडेंट के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे प्रेसिडेंट चैप्टर के ऊपर में अच्छे से फोकस करना है। इसके अलावा देखिए कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर का जो चैप्टर्स यहाँ पे हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस एक अच्छा चैप्टर है, उसके बारे में आपको वहाँ पे पता होना चाहिए। इमरजेंसी प्रोविजन जो आर्टिकल 352 है, जहाँ पे फर्स्ट टाइम कैबिनेट वर्ड को मेंशन किया गया, 356 एंड 365 है, और 360 है जो फाइनेंस प्रोविजन के रिगार्डिंग में है। मिडिल वाले जो 356 एंड 365 बेसिकली स्टेट इमरजेंसी के हैं, तो उनके बारे में आपको फोकस करना है। पार्डन पावर हुआ प्रेसिडेंट के बारे में। अब आता है स्टूडेंट्स पार्लियामेंट, हाईली स्कोरिंग टॉपिक है पार्लियामेंट, चैप्टर 22 लक्ष्मीकांत। पार्लियामेंट का एक एक वर्ड याद कर लेना स्टूडेंट्स, एक एक वर्ड को याद कर लेना। मीन्स एक एक वर्ड को मतलब ये नहीं है EJMR इन सबको आप याद कर रहे हो, यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको याद कर लेना। इसके अलावा देखिए कि कैबिनेट कमेटी है, कैबिनेट कमेटी आपको पता होंगी, टोटल 8 कमेटी है, प्रेजेंट से पहले 6 हुआ करती थी। 2 कमेटी ऐसी हैं जो PM के द्वारा हेड नहीं की जाती, अकोमोडेशन कमेटी है वो हेड नहीं की जाती, और एक बेसिकली आपको देखने के लिए मिलती है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, वो वहाँ पे हेड नहीं की जाती है। उसके बाद में आपको देखने के लिए मिलेगी पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, इसको आपको रीड करना है। आपको पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में ये पता होना चाहिए कि नंबर्स कितने हैं, किसके हाईएस्ट नंबर्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे। आप देखिए कि इस साल जो पेटिशन, प्रिविलेज और एथिक्स का जो 3 कमेटी हैं इंक्वायरी के पर्सपेक्टिव से, कमेटी ऑन पेटिशन, प्रिविलेज और एथिक्स का जो कमेटी है, ये न्यूज़ के अंदर में थे, काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर में थे। तो 15 और 10 का जो प्रोविजन है वो पता होना चाहिए कि लोकसभा के अंदर 15 मेंबर्स होते हैं तीनों कमेटीज़ के अंदर में, राज्यसभा में 10 होंगे। राज्यसभा का जो एथिक्स कमेटी है पहले एग्जिस्टेंस के अंदर में आया था 97 के समय में, 2000 में फिर इसको लोकसभा में भी इम्प्लीमेंट किया गया एथिक्स कमेटी को। 15 और 10 का जो प्रोविजन है इसके बारे में, मेंबर्स का जो संख्या है वो रीड करना है, हाईएस्ट किसके अंदर में है, कौन सा कमेटी यहाँ पे न्यूज़ के अंदर रहा था। क्योंकि एक बार क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था, 4 कमेटीज का नाम दे दिया गया, ये पूछ लिया गया कि हाईएस्ट नंबर्स कौन सी कमेटी के अंदर हैं, तो पार्लियामेंट्री कमेटी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने सेंटर का बारे में बात किया, स्टेट हुड के बारे में आप देखिए, लेजिस्लेचर का जो प्रोसेस है, लेजिस्लेचर के अलावा जो स्टेट का स्पीकर है वो काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर में थे हर एक स्टेट के पर्सपेक्टिव से, तो उसको आपको देखना है।
इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करें, ये इन प्रोविजन को मोर फोकस रखना है आपको स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड डेट स्पीकर जो पोस्ट है, गवर्नर का जो पोस्ट है वो तो न्यूज के अंदर था, उसके जो केसेज भी आपको देखने हैं मेंस के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इलेक्शन प्रोसेस और जुडिशियल प्रोसेस, इलेक्शन प्रोसेस और जुडिशियल प्रोसेस के बारे में रीड करना है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये सब एरियाज हैं उनको आपको डिटेल के अंदर प्रिपेयर करना है। तो ये कुछ एरियाज हैं जिनके बारे में हमने फोकस किया, उन सबको आपको अंडरस्टैंड कीजिए अच्छे से, जिससे कि आपका जो पॉलिटी सब्जेक्ट के अंदर में आपका जो अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे डिटेल के अंदर डेवलप हो। तो बेसिकली हमने यहाँ पे जो आपको रीड किया है, फर्स्ट आप देखिए कि आर्टिकल 1 से लेकर 51 है, फिर उसके बाद में आपको पार्लियामेंट प्रेसिडेंट चैप्टर के ऊपर में, इमरजेंसी प्रोविजंस के रिगार्डिंग में, और पार्लियामेंट चैप्टर के ऊपर में मोर फोकस करना है। फिर उसके बाद में आप देखिए कि पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको आपको देखना है, तो ये यहाँ पे एरिया हुआ सेंटर का। स्टेट हुड के अंदर में आपको यहाँ पे गवर्नर के पोस्ट के बारे में देखना है, गवर्नर का सभी प्रोविजंस बिल के रेफर के रिगार्डिंग में, क्योंकि कुछ स्टेट्स के द्वारा अप्रोच किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। गवर्नर के बाद में आप देखिए कि आपको यहाँ पे क्या रीड करना है स्टूडेंट्स, आपको रीड करना है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पर्सपेक्टिव से। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के रिगार्डिंग में आपको यहाँ पे क्या देखना है, आपको देखना है यहाँ पे जो स्टेट का कुछ लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो कुछ कैसे क्रिएट किया जाता है, आर्टिकल 249 उन सब के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आप क्या, अगर हम बात करें आपको इलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे रीड करना है, और जुडिशियल प्रोसेस के बारे में। इलेक्शन प्रोसेस और जुडिशियल प्रोसेस कंटिन्यूस न्यूज के अंदर होते हैं, तो इसमें करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। जैसे जुडिशियल प्रोसेस के अंदर बात करते हैं अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन क्या है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या है, क्योंकि आप देखिए कि काफ़ी बार जो रिट्स हैं वो लगाई गई हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, तो ये उस तरीके से आपको पता होना चाहिए। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन आर्टिकल 131 है। रिव्यू पेटिशन क्या है, किसी भी एक जजमेंट को रिव्यू किया जाता है तो क्या आर्टिकल 137 के अंदर में रिव्यू पेटिशन को मेंशन किया गया है, तो वो सब आपको पता होनी चाहिए। इलेक्शन प्रोसेस किस वजह से, इलेक्शन साइकिल के बारे में। नेशनल पार्टी का जो स्टेटस दिया गया था आम आदमी पार्टी को 2023 के समय में, तो उसके रिगार्डिंग में जो क्राइटेरिया है वो पता होना चाहिए। एक क्राइटेरिया ये भी है कि कोई पार्टी यहाँ पे 4 स्टेट्स के अंदर में स्टेट पार्टी का स्टेटस अगर उसको अक्वायर कर लिया जाता है तो उसको नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है वो दे दिया जाता है। इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में जो वीवीपैट है, वीवीपैट के अलावा जो नोटा का कॉन्सेप्ट है, ये सब काफ़ी बार रीड किए होंगे करंट अफेयर के अंदर में, आपको पता होंगे इन सब के बारे में। फिर उसके बाद में जो मोर फोकस आपको करना है वो करना है स्टूडेंट शेड्यूल 5 के ऊपर में, शेड्यूल 6 के ऊपर में, शेड्यूल 5 और 6 का जो प्रोविजंस है उसके बाद में। इसके अलावा देखिए कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, यहाँ से एक एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है इन एरियाज से। कभी कभी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ना पूछ के कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये जो 3 एरिया हैं इसके अंदर में आपके टोटल 10 to 20 के आसपास चैप्टर्स होंगे, बट इनको तो आप चाहो तो एक दिन के अंदर में याद कर सकते हो अगर आपने 4 to 5 टाइम्स इनको रीड कर रखा है। और बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि इसमें छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे जो मिस्टेक्स हैं, वहाँ पे जो चेंजेस हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगा। एक आपको प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग में आप देखिए कि शेड्यूल ट्राइब का जो लिस्ट है, जैसे हट्टी ट्राइब है, हट्टी ट्राइब कहाँ पे है स्टूडेंट्स, जो सिरमौर का एरिया है, सिरमौर का एरिया हिमाचल प्रदेश के अंदर में, उनका शेड्यूल ट्राइब के रिगार्डिंग में डिमांड है। आर्टिकल 341, 342 के 341 एंड 342 के बारे में आपको यहाँ पे पता हो। इसके अलावा 340 जो रोहिणी कमीशन वो न्यूज़ के अंदर में था, वो सब आप करंट अफेयर का पार्ट है, आप उसको रीड कर लोगे। तो दिस इज ऑल द फोकस एरिया जिसको आपको मेनली फोकस करना है प्रीलिम्स को अप्रोच करने के रिगार्डिंग में। तो ये पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से हमने यहाँ पे रीड किया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम हर एक सब्जेक्ट वाइज इस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे पॉलिटी के अलावा आप देखिए कि जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी को हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप एनालिसिस कीजिए हर एक सब्जेक्ट वाइज। थैंक यू वेरी मच।